हेलो स्टूडेंट्स, मैं काजोल। आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन 2। सेक्शन 2 में परिभाषाएं दी हैं। कुछ परिभाषाएं हम कल के लेक्चर में कवर कर चुके हैं और कुछ आज करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, सेक्शन 2 का सब क्लॉज 11 क्या बात करता है। सेक्शन 2 का सब क्लॉज 11 बात करता है सद्भाव पूर्वक की। सद्भाव पूर्वक यानी गुड फेथ, यानी जो भी काम करने का आपका आश्रय अच्छा हो वो सद्भाव पूर्व होता है। आपके बैरेट में क्या लिखा है, आइए जानते हैं कि कोई बात सद्भाव पूर्व की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती है जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई है या विश्वास की गई है। ठीक, इसमें चलिए एक पहले केस पढ़ लेते हैं। क्या है, एस के सुंदरम बनाम अज्ञात में क्या कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सद्भावना वह है जो उचित देखभाल और ध्यान के साथ किया जाता है। उचित देखभाल की मांग में तर्कसंगतता की डिग्री को भी दर्शाता है। क्या है इस मतलब इसका, देखिए पहली बात, आपने जो भी कार्य किया हो उसका आश्रय अच्छा होना चाहिए, उसमें पूरी सतर्कता आपने बरती हो और ध्यान दिया हो। ये 3 बातें हो गई। दूसरी बात कि अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या था, एक लकड़हारा अच्छे आश्रय से अपना काम कर रहा था, एक सुनसान जगह पे लकड़ियां काट रहा था। परंतु एक छोटा बच्चा आता है, खेलते खेलते उसकी बॉल आ जाती है, एक छोटा बच्चा आता है और उसे जो लकड़ी का कुल्हड़ है वो छटक के लग जाता है। तो अब वो उसने ध्यान भी दिया, ठीक है, सतर्कता भी बरती, लेकिन अब वो छटक के उसको लग गया तो ये कोई अपराध नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब तक आपका आश्रय बुरा नहीं होता तो कोई अपराध नहीं होता। अब समझ में आया आपको कि सद्भाव पूर्वक क्या होता है और इसमें ध्यान और देखभाल की बात क्या होती है। चलिए एक हम पढ़ते हैं ब्लैक लॉ डिक्शनरी में इसके बारे में क्या लिखा है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी एक बहुत ही फेमस डिक्शनरी है। क्या कहती है डिक्शनरी कि उचित देखभाल को ऐसी देखभाल जिसमें सावधानी परिश्रम की डिग्री के रूप में समझाया गया है, जो उचित और उचित रूप से अपेक्षित या आवश्यक हो सकती है। कार्रवाई की प्रकृति या विषय वस्तु और लेन देन के आसपास की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी देखभाल है जो एक साधारण विवेकपूर्ण व्यक्ति और उस समय मौजूद परिस्थितियों में करेगा जब उसे कार्य करने के लिए बुलाया जाता है। क्या मतलब है इस बात का, देखिए इस बात का मतलब यह है कि आसान भाषा में कि मानिए कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसमें बहुत सारे वर्कर काम कर रहे होते हैं, तो जो ठेकेदार है उसका क्या काम है कि वो जो उसके वर्कर हैं उनका ध्यान रखे, उनकी देखभाल करे, ठीक है, और उनकी जो सावधानी की पूरी जो जिम्मेदारी है वो ठेकेदार की होती है। तो इसलिए वो उनको हेलमेट दे कि मानिए ऊपर से कोई पत्थर गिर जाए तो वो उतना चोटिल ना हो, चोट वोट खाने से बचें। पर अगर वो ऐसा नहीं करता है तब ये अपराध है। ठीक है, अब आपका धारा 2 सेक्शन 12 क्या कहता है, सिंपल सी बात करता है सरकार की, जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जैसे आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल में सरकार है मोदी जी की, स्टेट यूपी स्टेट में सरकार किसकी है, योगी जी की। फिर हमारा आता है धारा 2 का सब क्लॉज 13, ये बात करता है संश्रय की। सबसे पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आपके मेंस में भी इसी से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्या कहती है संश्रय, इसके अंतर्गत आता है कि अगर आपने किसी व्यक्ति को आश्रय भोजन पेय धन वस्त्र आयुध गोला बारूद वाहन का साधन और चाहे वो उस प्रकार से हो या ना हो किसी प्रकार से इस खंड में प्रगटित है पकड़े जाने से बचने के लिए सहायता की है तो ये सम्मिलित है। क्या है इसका मतलब, संशय का सीधा मतलब होता है किसी को आश्रय देना या किसी की सहायता करना। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि, चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ, कोई बात नहीं, कि संशय और कहाँ कहाँ पढ़ते हैं आप, तो सेक्शन का
111 का सब क्लॉज 5 क्या कहता है ये? और कहाँ पढ़ते हैं? सेक्शन 113। और कहाँ पढ़ते हैं आप? का सब क्लॉज 6 है ये, सेक्शन 143। बहुत जगह संशय पढ़ा जाता है का सब क्लॉज 1। और बताइए सेक्शन 158, सेक्शन 164। इतने सारे सेक्शन तो पढ़े भी नहीं है? इतनी जगह आता है। 189 का सब क्लॉज 7, सेक्शन 189 का सब क्लॉज 7। और बताइए कहाँ कहाँ आता है? सेक्शन 249। और अरे अभी और जगह आता है। सेक्शन 253 और सेक्शन 254। अब आप देख रहे हैं पूरा बोर्ड भर गया है कि कहाँ कहाँ आता है। चलिए इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये आपके मेंस में भी बहुत इससे सवाल पूछे जाते हैं। क्या होता है कि इसके अंतर्गत जैसे मानिए कि कोई व्यक्ति है, आतंकवादी है, वो आपके पास आया और आपने उसको रहने के लिए जगह दे दी, भोजन दे दिया, उसके खाने पीने की व्यवस्था की, उसे धन दे दिया, उसे गोला बारूद आप प्रोवाइड करा रहे हैं, उसको आपने हथियार दे दिए और वाहन के साधन में आपने उसे कहा ले भाई मेरी बाइक और तू भाग जा, तुझे पुलिस नहीं पकड़ पाएगी। अगर आपने ये कोई भी कृत्य किए हैं तो आप अपराध की श्रेणी में आ गए हैं, ठीक है, और ये इलीगल है बीएनएस में। और लेकिन अगर यही कार्य एक पत्नी अपने पति के लिए करती है या पति अपने पत्नी के लिए करता है तो ये इलीगल नहीं माना जाता है, ठीक है। अब पति तो पत्नी को दे ही सकता है ना संश्रय, क्या करेगा बेचारा। फिर धारा 2 की उपधारा 14 क्या कहती है? क्षति के बारे में बात करती है। क्षति हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई अपहानि अभिप्रेरित है, अपहानि अभिप्रेरित है, ये आपके बैरेक में लिखा है, किसी व्यक्ति के शरीर मन ख्याति सयाज संपत्ति को अवैध रूप से कारित की हुई हो, ठीक है। हमने पहले भी पढ़ा था कि क्षति 4 प्रकार की होती है, अब वो सब सेक्शन में आ गई है आपके इंक्लूड होके। और आप ये बताएंगे कि ये क्षति हम आईपीसी में कहाँ पढ़ते थे? तो आईपीसी में हम ये पढ़ते थे, आईपीसी सेक्शन 44, ठीक है। और आपका ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्री में भी सवाल आता है प्लस मेंस में भी आता है, ठीक है। अब शारीरिक क्षति क्या होती है कि कोई भी व्यक्ति शारीरिक नुकसान जैसे पीट देता है किसी को पकड़ के, या क्षति पहुंचा देता है, या किसी व्यक्ति को गिरा देता है, कोई आया आपको चाकू भोंक दिया, शारीरिक क्षति हो गई आपकी, ठीक है। फिर दूसरा है मन की क्षति, गंभीर मनोवैज्ञानिक संकट पैदा करना, लगातार धमकियां देना या उत्पीड़न के माध्यम से भले ही शारीरिक स्पर्श ना करता हो। क्या है इसका मतलब? कोई आपको लगातार फोन कर रहा है, आपको मैसेजेस कर रहा है, मेल्स कर रहा है, धमकियां दे रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तुम्हारी फोटोज लीक कर दूंगा, इससे आप बहुत परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, ये होती है मानसिक क्षति। उसने आपको छुआ नहीं है लेकिन आपको बिल्कुल तोड़ के रख दिया है। फिर है आपकी प्रतिष्ठा पे क्षति, कि मानहानि या किसी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठी अफवाह फैलाना। आजकल आपने सुना होगा कि एक ब्रांड है जिसे हम लोग बहुत बचपन से यूज कर रहे हैं, क्या नाम है उसका? मैगी। उसमें बीच में अभी एक बात आई थी कि मैगी के मसाले में ना लेड या शीशा पाया जाता है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह है। और यानी बचपन से हम खा रहे हैं तो बचपन से तो शीशा ही घोल के पी रहे थे। तो कुछ समय के लिए मार्केट से मैगी एकदम गायब हो गई थी, उसे बैन कर दिया गया, बेचने नहीं दे रहे थे, उसके सारे स्टॉक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो क्या हुआ था, ये उस कंपनी पर
उस कंपनी की जो नाम था वो खराब किया जा रहा था ना, ये होती है प्रतिष्ठा पर चोट या प्रतिष्ठा की क्षति। फिर चौथा है आपकी संपत्ति की क्षति, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, चोरी करना, अतिक्रमण करना, जैसे कार की खिड़की का शीशा तोड़ना और फोन निकाल लेना। आप बढ़िया गाड़ी खड़ी करके गए कि आएंगे अभी 1 घंटे बाद मार्केट करके, पता चला किसी ने शीशा तोड़ के बैग निकाल लिया है, आप क्या करें? यही होती है आपकी संपत्ति की क्षति। फिर सेक्शन 2 सब क्लॉज 15 बात करता है अवैध की। अवैध का मतलब है कि जिसे क्या लिखा है, करने के लिए अवैध शब्दों का प्रयोग उस बात पे लागू होता है, पहली बात जो अपराध है, सीधी सी बात है, अवैध है तो अपराध है, ठीक है, या विधि द्वारा प्रतिबंधित है, प्रतिषिद्ध है या प्रतिबंधित है, या जो सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करती है, और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है, जिसका लोभ करना उसके लिए अवैध है। लोभ भी मैं पहले वाले चैप्टर में बता चुकी हूँ। और आप बताएंगे ये कौन आईपीसी की कौन सी धारा है, तो ये आईपीसी 143 है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ जो लोभ की बात हो रही है, पहली बात तो आप ये समझिए कि जो चीजें विधि ने उन्होंने निष्कृत किया है या रोका है और आप गलत तरीके से कर रहे हैं तो वो अवैध है, ठीक है, और अवैध है तो अपराध ही है। दूसरी बात कि लोभ क्या है, जिसका लोभ, देखिए कार्य का लोभ मैंने पहले भी पढ़ाया था कि यदि एक जेलर को खाना देने के लिए विधि ने कहा हुआ है, ठीक है, उसे अपॉइंट किया है, पर वो अपने जो उसके क्या नाम है अपराधी हैं उनको खाना नहीं देता, तो वो अपने कार्य का लोभ करता है, ठीक। अब ये जो आपका अवैध शब्द है, इसका उदाहरण ये है कि देखिए यहाँ धारा अवैध शब्द को बहुत व्यापक शब्दों में बताया गया है। क्या है, पहले ये पढ़ लेते हैं कि हर वो कार्य अपराध है जो अवैध है, उदाहरण चोट पहुंचाना। फिर एक कार्य जो कानून द्वारा निषिद्ध है, अवैध है, मतलब कानून द्वारा प्रतिबंधित है। निषेध किसी कानून के तहत होना चाहिए, उदाहरण के लिए बिना लाइसेंस के बंदूक रखना निषिद्ध है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है आप बंदूक नहीं रख सकते, चाहे आपने खुद से ही खरीदी है। फिर एक अधिनियम जो नागरिक कार्रवाई के लिए आधार प्रदान करता है वह अवैध है। अनुबंध उल्लंघन, विश्वास के उल्लंघन का कारण बनने वाला कार्य नागरिक कार्रवाई का आधार देना इस धारा के लिए अवैध है। एक आसान सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आजकल की आप स्थिति देख रहे होंगे और न्यूज़ में बहुत सुन रहे होंगे कि जो एलपीजी सिलेंडर है उसकी बहुत शॉर्टेज चल रही है, ठीक है। एलपीजी को बेचने के लिए लीगल रूप से कुछ लोग लाइसेंस लेते हैं, ठीक है, उसे आप लीगल बेच सकते हैं, जिसका मूल्य सरकार तय करती है, उस मूल्य पे आप एलपीजी बेच सकते हैं। पर वही एक सिलेंडर, मानिए 100 रुपये का सिलेंडर, अगर आप 400 रुपये का बेच रहे हैं तो ये अवैध है। आपके पास भले ही लाइसेंस है गैस बेचने का, पर आप निर्धारित मूल्य से जो ज़्यादा मूल्य ले रहे हैं ना, या ब्लैक में सिलेंडर बेच रहे हैं, वो अवैध है, ठीक। फिर हम पढ़ेंगे केरल उच्च न्यायालय ने क्या कहा। भाई केरल हाई कोर्ट ने भी अवैध को बताया है कि अवैध और गैर कानूनी अभिव्यक्ति पर्यायवाची हैं एक दूसरे के, ठीक, और सामान्य और कानूनी भाषा में एक ही विचार को व्यक्त करते हैं। मतलब अगर बोलने में देखा जाए तो दोनों एक ही आश्रय देते हैं, लेकिन जब कोई कानून एक विशेष अर्थ व्यक्त करने के इरादे से एक अभिव्यक्ति का उपयोग करता है और उक्त उद्देश्य के साथ ऐसे कानून में अभिव्यक्ति को परिभाषित करता है, क्योंकि अवैध अभिव्यक्तियों को धारा 43 ये जो है आईपीसी की है, और धारा 2 का सब क्लॉज 15 इस संहिता यानी कि बीएनएस की धारा में परिभाषित किया गया है,
ठीक है, समझ आया। गैर कानूनी और अवैध एक ही चीज है, पर्यायवाची हैं दोनों एक दूसरे के। फिर हम पढ़ते हैं धारा 2 का सब क्लॉज 16 क्या बात करता है, न्यायाधीश की बात करता है। अब ये वाला तो पता होना चाहिए है, इतने सारे धाराएं पढ़ ली हैं, ये भी पढ़ाना पड़ेगा कि ऐसा व्यक्ति अभिप्रेरित है जो शासकीय रूप से, जिसे शासन ने अपॉइंट या नियुक्त किया है, शासकीय रूप से न्यायाधीश के रूप में अभिहित किया गया है। इसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी आता है जो किसी विधिक कार्यवाही में, चाहे वो सिविल हो या दंडिक, ठीक है, सिविल और क्रिमिनल, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील ना होने पर अंतिम हो जाए, ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा क्या है, सशक्त हो। जब आप जज बन जाएंगे तब आपको विधि द्वारा सशक्त किया जाएगा कि सारे जो सिविल कार्रवाइयाँ होती हैं या क्रिमिनल कार्रवाइयाँ होती हैं उस पर आप अपने फैसले दे पाए। ठीक, बहुत आसान शब्दों में ये समझ लीजिए। फिर क्या दिया है, जो उस निकाय या व्यक्तियों का हो जो एक व्यक्ति निकाय को ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त करता है। वही बात है जो मैंने आपको बताई। अब आपके बैरक में एक दृष्टांत दिया होगा, इसे देख लेते हैं। और कि किसी आरोप के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कोई मजिस्ट्रेट जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास का दंड देने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है, उसकी अपील होती है या ना तो होती है, न्यायाधीश है। अगर आपके पास किसी पे मतलब जुर्माना लगाना, उसे दंड देने की शक्ति प्राप्त है, तो आप न्यायाधीश हैं। सिंपल सी बात, हर चीज को इतना कॉम्प्लिकेट करके क्यों पढ़ना है। धारा 2 की सब क्लॉज 17 क्या बात करती है, जीवन की बात करती है। और यहाँ सीधा सा जीवन का अर्थ मानव के जीवन से अभिप्रेरित है, क्योंकि बीएनएस मानव पे ही लागू हो रही है, ठीक है, मानव का जीवन। फिर दूसरा है स्थानीय विधि। स्थानीय विधि मैं पहले वैसे पढ़ा चुकी हूँ और यहाँ पे आपके लिए बता देती हूँ कि ऐसी विधि जो भारत के किसी विशिष्ट भाग पे ही लागू होती है। जैसे हमने पहले भी बताया था कि हर स्टेट के अपने लोकल लॉज होते हैं। एमपी का अलग है, यूपी का अलग है, बिहार में जाएंगे पेपर देने अलग है, राजस्थान का अलग है। यही स्थानीय विधि होती है। फिर है पुरुष, किसी भी आयु का मानव नर, ठीक है, यानी मेल पर्सन। क्या है पुरुष का अर्थ, किसी भी उम्र का पुरुष मानव है। मतलब अगर वो छोटा बच्चा भी है तो पुरुष मानव है वो। जैसे पुरुष का अर्थ है किसी भी उम्र का पुरुष मानव है। इस परिभाषा के अनुसार मनुष्य शब्द का अर्थ अभी अभी पैदा हुआ पुरुष बच्चा भी हो सकता है। फिर मास, धारा 2 सब क्लॉज 20 मास यानी मंथ, प्लीज इसे क्लियर करके जाना। और वर्ष, जहां कहीं मास या वर्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है, वर्ष यानी ईयर, मास यानी मंथ किया जाता है, वहां यह समझा जाना चाहिए कि मास या वर्ष की गणना ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार की जानी चाहिए। ग्रेगोरियन कैलेंडर इंग्लिश कैलेंडर या अंग्रेजी कैलेंडर होता है, तो इसकी गणना अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार होनी चाहिए। हिंदी में पंचांग होता है, ठीक है। तो आज का हमारा ये सेक्शन यहीं पे समाप्त होता है। आगे की परिभाषाएं हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।